सो हेलो एंड वेलकम टू करंट स्कैन। मेरा नाम है सौरभ सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सार्क ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सार्क क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, सार्क का ओरिजिन कैसे हुआ, सार्क का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और इंडिया के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। बट शुरू करने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपका क्वेश्चन है, साप्टा इज अ ट्रेड एग्रीमेंट बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। और जिसके ऑप्शंस हैं ए आसियान नेशन, बी एपेक, सी सार्क नेशंस या डी G20 नेशंस। कमेंट मी द राइट आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। प्लीज फॉलो मी। सो सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यह है सार्क का फुल फॉर्म। नाउ अब हम बात करेंगे व्हाट इज सार्क। सार्क क्या है? सार्क एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और यूनियन ऑफ स्टेट है इन साउथ एशिया। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए रीजनल वर्ड पे, क्योंकि रीजनल वर्ड का एक अपना सिग्निफिकेंस है और वो ये है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क कर रहा है किस रीजन पे? साउथ एशिया रीजन पे। इस स्पेसिफिक एरिया जो है ये साउथ एशिया, यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है। नाउ सार्क को फाउंड कब किया गया था? 8 दिसंबर 1985 में ढाका में। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। ठीक है। इसका हेड क्वार्टर, इसको सेक्रेटेरिएट भी बोलते हैं, ये कहाँ पे है? काठमांडू, दैट इज नेपाल में। और इसका जो करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क जो है वो है एस्ला रुवान वीरकून के हैं, ये श्रीलंका के हैं। अब हम बात करेंगे मेंबर्स ऑफ सार्क। सार्क में कौन कौन से मेंबर्स हैं? सार्क में टोटल 8 मेंबर्स हैं। पहला मेंबर है अफगानिस्तान, सेकंड बांग्लादेश, थर्ड भूटान, फोर्थ इंडिया, फिफ्थ मालदीव्स, सिक्स नेपाल, सेवेंथ इज पाकिस्तान एंड एट है श्रीलंका। ये है सार्क का मैप। और अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे इस पूरे रीजन को साउथ एशिया बोलते हैं। अब इसमें कंट्रीज देख सकते हैं, इंडिया, ये हमारा प्यारा भारत है, ये नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका, ये इसके मेंबर कंट्रीज हैं। सार्क ने टोटल 9 कंट्रीज को अभी तक ऑब्जर्वर स्टेटस की कैटेगरी में रखा हुआ है। तो इसमें पहले नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड चाइना, थर्ड यूरोपियन यूनियन, फोर्थ इज ईरान, फिफ्थ पोजीशन पे है जापान, छठवां है द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सेवन मॉरिशियस, एट म्यांमार एंड द नाइन्थ वन इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रशिया और टर्की ने भी अपनी इच्छा जताई है और इन्हें अप्लाई भी किया है फॉर द ऑब्जर्वर मेंबर स्टेटस इन सार्क। नाउ अब हम बात करेंगे ओरिजिन के बारे में। सार्क का ओरिजिन कैसे हुआ? देखिए, जो रीजनल कोऑपरेशन इन साउथ एशिया, ऐसा कोई ग्रुप बनाना है, इसका जो पहला आइडिया आया है, ये आइडिया आया है मई 1980 में। और उसके बाद 7 कंट्रीज के फॉरेन सेक्रेटरीज की मुलाकात हुई कोलंबो में इन 1981 टू डिस्कस दिस टाइप ऑफ एनी रीजनल कोऑपरेशन इन साउथ एशिया। और फाइनली सार्क को फॉर्म करने का जो चार्टर है उसको अडॉप्ट किया गया 8 दिसंबर 1985 को बाय द हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। और वो गवर्नमेंट कौन कौन सी थी? ऑफ इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव्स, भूटान, नेपाल, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। नाउ अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क। सार्क को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का जो मेन मोटो था वो ये था कि एक कॉमन गोल को अचीव करना। और वो कॉमन गोल्स क्या क्या हो सकते थे? सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर ऑल द पीपल बिलोंगिंग टू दिस रीजन। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया और साथ ही साथ उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करना। थर्ड, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना। फोर्थ, आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट बनाना। फिफ्थ, एक्टिव कोलैबोरेशन को प्रमोट करना। और वो एक्टिव कोलैबोरेशन कहाँ कहाँ हो सकता था? म्यूचुअल असिस्टेंस इन द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड्स। और इंटरनेशनल फोरम में किसी भी मुद्दे पे, एक कॉमन मुद्दे पे आपस में एक सहमति बनाना। ये सब इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे सार्क के। जो सार्क कंट्रीज है वो रीजनल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम पे भी वर्क कर रही है, लाइक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वुमेन एंड यूथ चिल्ड्रन, थर्ड हेल्थ एंड पॉपुलेशन एक्टिविटीज, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड द लास्ट वन इज ट्रांसपोर्ट। अब हम बात करेंगे सार्क के इम्पोर्टेंस के बारे में। इम्पोर्टेंस क्या है सार्क का?
देखिए, सार्क कंट्रीज जो है ये 3% है पूरे वर्ल्ड एरिया का, और इस रीजन में 21% आबादी पूरे वर्ल्ड की रहती है, और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का 3.8%, दैट मीन्स 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स सार्क कंट्रीज से आता है। सार्क कंट्रीज वर्ल्ड की मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज में है, और साथ ही साथ ये मोस्ट फर्टाइल रीजन है पूरे वर्ल्ड का। सार्क कंट्रीज का अपना एक कॉमन ट्रेडिशन है, यहाँ का ड्रेस कल्चर सेम है, फूड कल्चर भी सेम है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी देखा जाए तो एक तरह से सेम ही है। सार्क कंट्रीज की कॉमन प्रॉब्लम्स भी है, लाइक पॉवर्टी, इलिटरेसी, माइल न्यूट्रिशन, नेचुरल डिजास्टर्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, लो जीडीपी है, पुअर एंड सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, तो इसका मतलब कॉमन सॉल्यूशंस भी होगा। देखिए, सार्क की कुछ स्पेशलाइज्ड बॉडीज भी हैं। फॉर एग्जांपल, सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल, दैट इज सार्को, ये पाकिस्तान में है। सेकेंड है सार्क डेवलपमेंट फंड, दैट इज एचडीएफ, भूटान में है। थर्ड है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, ये इंडिया में है। और फोर्थ है साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सारसो, SARSO, ये ढाका, दैट इज बांग्लादेश में। अब हम बात करेंगे सार्क के अचीवमेंट्स के बारे में। सार्क में जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं, टोटल 8 मेंबर कंट्रीज हैं, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पार्ट हैं। सार्क कंट्रीज के बीच में एक प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट भी साइन है, दैट इज साफ्टा। और साथ ही साथ सतीश एग्रीमेंट भी ने साइन करके रखा हुआ है, दैट इज साउथ एशिया इन ट्रेड एंड सर्विसेज। नाउ अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। हमेशा की तरह इंडिया की पहली एक पॉलिसी रही है नेबरहुड फर्स्ट। इंडिया का हमेशा से मानना है कि नेबरहुड से हमेशा जो रिश्ते हैं वो हमेशा अच्छे होने चाहिए, वो किसी भी फील्ड में हो। इंडिया ने हमेशा अपने नेबर्स की मदद की है। सेकेंड सिग्निफिकेंस है जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस, और ये क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है टू काउंटर चाइना। चाइना के एग्रेशन को काउंटर करने के लिए सार्क का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जांपल सीपैक, दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को लेके बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सेकेंड, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, इस प्रोजेक्ट के थ्रू चाइना छोटी छोटी कंट्रीज को इतना ज़्यादा लोन दे देता है इन्वेस्टमेंट के नाम पर, जिससे आगे चलकर वो कंट्रीज जो हैं वो चाइना का लोन चुका नहीं पाएंगी, और चाइना उन पर अपना हक जमाने लगेगा। जैसे एग्जांपल पे मान लिया हमने हम्बन टोटा पोर्ट श्रीलंका का। थर्ड इसका सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया के लिए है रीजनल स्टेबिलिटी थ्रू पीस म्यूचुअल ट्रस्ट। अगर ये बना रहेगा तो पूरे रीजन में शांति रहेगी और डेवलपमेंट्स होंगे। और इन पूरी कंट्रीज में जितने भी मेंबर कंट्रीज है सार्क में, इसमें जो इंडिया है ये सबसे बड़ी कंट्री है, सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है, इसलिए इंडिया को एक मौका मिलता है इसमें ये एक लीडर का रोल प्ले करे और जो पूरे ग्लोबलाइज वर्ल्ड को दिखाए कि इंडिया एक बेहतर लीडर है। और इंडिया ने लॉन्च किया साउथ एशिया सैटेलाइट को 5 मई 2017 को। ये एक पॉजिटिव सिग्नल सेंड करती है टू दी सार्क नेशंस और टू दी ग्लोबलाइज वर्ल्ड। अब हम बात करेंगे चैलेंजेस। सार्क में चैलेंजेस क्या हैं? देखिए, बात तो बहुत कुछ हुई है सार्क में, ये होगा वो होगा, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे भी काम होने हैं, लेकिन जो मेन सबसे ज़्यादा चैलेंज की बात है वो है इंडो पाक रिलेशन। इंडिया पाकिस्तान में जिस तरह के रिलेशन है इनके बीच, इस वजह से सार्क आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, इस वजह से इनकी जो मीटिंग होती है, जो समिट्स होते हैं, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और लिमिटेशंस ऑफ साफ्टा, दैट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो सिर्फ गुड्स तक सीमित है, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जोड़ा नहीं गया। अब हम बात करेंगे लास्ट समिट ऑफ सार्क। सार्क की लास्ट समिट कब हुई? देखिए, जो लास्ट समिट थी उसको बोलते हैं 19 सार्क समिट। ठीक है, ये होने वाली थी 15 से 19 नवंबर के बीच 2016 में इन पाकिस्तान, बट गॉट कैंसल्ड, ये कैंसिल हो गई आफ्टर एन अटैक ऑन इंडियन आर्मी कैंप इन कश्मीर। आशा करता हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।